नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे सीटेट बच्चों के लिए। तो जो सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन की घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली सहायक संधि कौन सी थी। पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो आपका ऑप्शन है ए रोहिलखंड, बी निजाम, सी अवध या डी झांसी। तो दोस्तों आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही रहेगा, निजाम। निजाम आपको बता दूं, निजाम एक ऐसी संधि है जिसमें प्रबंध, व्यवस्था या अनुशासन किया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? निजाम का अर्थ होता है प्रबंध, व्यवस्था या अनुशासन। यह हैदराबाद के शासकों की क्या होती थी? उपाधि होती थी। हैदराबाद के शासकों की उपाधि हुआ करती थी। निजाम संधि को वर्तमान में हम लोग नॉन जिंक की संधि भी कहते हैं। नॉन जिंक की, ध्यान रखिएगा, नॉन जिंक की संधि भी कहते हैं। ओके, तो आपको बता दूं, यह जो थी वो 29 अगस्त 1842 में हुई थी यह संधि। और यह संधि जिसने पहली अफीम युद्ध को समाप्त किया था और चीन और विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच असमान संधियों में यह पहली संधि थी ऐसी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहते हैं, या कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। जिन दोस्तों को आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, पुरंदरदास। पुरंदरदास जी की ये इमेज बनी हुई है। हम आपको बता दें, ये पुरंदरदास जी की इमेज इसलिए दी जा रही है क्योंकि हम लोग इमेज के साथ अगर आपको देंगे तो इमेज के साथ आपको आसानी रहेगी समझने में। तो ये पुरंदरदास जी हैं। ये कौन थे? ये इनका जो दूसरा नाम था, पूरा नाम श्रीनिवास नायक था। इनका पूरा नाम था श्रीनिवास नायक। यह व्यास तीर्थ जी के शिष्य थे। इनके गुरु जो थे वे व्यास तीर्थ नाम था उनका। और ये कृष्ण भगवान के बहुत ही अनन्य भक्त थे। और ये वैष्णव भगवान विष्णु के संगठित में जो भगवान विष्णु का संगठन हुआ करता था, इनके में वैष्णव कवि हुआ करते थे। तो ये वैष्णव कवि हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, किसने शासक काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? किसके का शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया हुआ था? तो देखिए, आपको इमेज देख भी रही होगी, ये चीनी यात्री है और ये वह राजा है जिसके शासन काल में आया हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर बिल्कुल रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसका ही दूसरा नाम है विक्रमादित्य। क्या नाम है? विक्रमादित्य राजा हैं। और ये हैंगकांग नामक चीनी यात्री है, हैंगकांग। तो यह जो था वो इनके राज्य में पहली बार भारत में आया था। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां या डी जहांगीर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही रहेगा। शाहजहां जो थे उनको प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? इमेज भी देख रहे होंगे, इमेज को समझ भी रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रही है तो आप आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही रहेगा, गुरु गोविंद सिंह। ये गुरु गोविंद सिंह की इमेज है। चलिए आपका अगला सवाल है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो दोस्तों आपको बता दूं, कुचिपुड़ी नृत्य जो एक ऐसा नृत्य है जो कि कुचिपुड़ी गांव से स्टार्ट हुआ था, शुरुआत हुई थी इसकी गांव से।
कुचिपुड़ी गांव नामक गांव से शुरुआत हुई थी और इस गांव में रहने वाले ब्राह्मण लोगों ने ही इस नृत्य को प्रारंभ किया था और ये गांव जो है वह पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए शैव संप्रदाय मतलब शिव जी की संप्रदाय हुआ करती थी, महायान संप्रदाय बी हो गया, सी ईनायान संप्रदाय या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, महायान संप्रदाय। इस संप्रदाय का मतलब होता है ये संप्रदाय जो थी वह बौद्ध धर्म की एक प्रमुख शाखा हुआ करती थी जिसका आरंभ पहली शताब्दी के आसपास माना जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा जो था वह ताजमहल की डिजाइन, उसने ताजमहल की डिजाइन बनाई हुई थी और वह शाहजहाँ के एक वास्तुकार थे। इनका जो पूरा नाम था उस्ताद अहमद और लाहौरी, इनका पूरा नाम था उस्ताद। चलिए आपका अगला सवाल है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए कल्कि, बी अत्रेय, सी मैत्रेय या डी नागार्जुन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, कल्कि अवतार। कल्कि अवतार बौद्धों के विश्वास के अनुसार इस गौतम बुद्ध का अगला अवतार कल्कि अवतार माना जाता है। मैं आपको बता दूं हिंदुओं में भी कह रहे हैं कि अगले जो भगवान हमारे आएंगे कलयुग के बाद तो वो भी कल्कि अवतार में आएंगे, भगवान विष्णु। और इन बौद्धों के अनुसार, विश्वास के अनुसार गौतम, इनका कहना है बौद्ध लोगों का कि गौतम बुद्ध जो हैं वो कल्कि अवतार में आएंगे, पर इसका कोई क्लियर नहीं है। इसका आंसर जो रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, पंचमहल। ये पंचमहल की तस्वीर बनी हुई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पंचमहल किसने बनवाया था? सम्राट अकबर ने। चलिए आपका अगला सवाल है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को बनवाया था। चलिए आपका अगला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था या बनाया है? तो निम्नलिखित में से आपके ऑप्शन है ए अकबर, बी औरंगजेब या सी शाहजहां या डी जहांगीर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, अकबर। अकबर ने इबादत खाना को बनवाया था। और मैं आपको बता दूं इबादत खाना क्या होता है। इबादत खाना का मतलब होता है जैसे कि उपासना घर, उसको हम लोग कहते हैं उपासना घर। उपासना घर का मतलब जैसे हम लोग आप देखते होंगे कि हर घर में एक बैठक मतलब एक कमरा होता है, उसको हम कहते हैं बैठक, ठीक है, बैठक घर। मतलब उसमें क्या होता था, आज के मंत्री भी देखे होंगे, आज राजा मंत्री एक हॉल की तरह होता है, उसमें राजा और मंत्री वो लोग अपना बैठक की तरह पूरा लगाते थे और आपस में बातचीत किया करते थे, उसको कहते हैं इबादत खाना। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही रहेगा, रजिया बेगम। भारत की प्रथम महिला शासक रजिया बेगम बनी है और रजिया बेगम जो थी वह दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की 5वीं महिला शासक बनी थी और भारत की पहली महिला शासक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की ये महिला थी और ये गुलाम वंश की 5वीं महिला शासक बनी और भारत की प्रथम महिला शासक बनी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी और इन्होंने 1236 में सिंहासन पर बैठी थी और 1240 में इन्होंने 1240 तक सिंहासन किया था। चलिए आपका अगला सवाल है 15वां नंबर और लास्ट सवाल है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? आपके ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी अहमदनगर, सी मैसूर या डी बीजापुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही रहेगा, मैसूर। मैसूर का टीपू सुल्तान जो था वहाँ का शासक था। ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।